हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीआईसी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो जीआईसी का एग्ज़ाम हमारा होने वाला है और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज मतलब आपका स्कोर कितना है। हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन में से आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ वर्ष 1822 में, 1820 में, 1810 ईस्वी में, 1798 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1798 में। देखिए, समाजशास्त्र के जनक जो थे वो कौन थे? वो हमारे थे अगस्त कॉम्टे। ये हमारे समाजशास्त्र के जनक हैं और इनका जन्म हुआ था 1798। 1798 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के मॉन्टेपेलियर नामक स्थान पर हुआ था और ये कैथोलिक परिवार से थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है? ई.बी. टायलर, एमाइल दुर्खीम, पी.ए. सोरोकिन, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध करता है, व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है और जिससे कि इसकी जो मतलब सामाजिक क्रिया की जो गतिविधि है और जो परिणाम है, इसका जो कारण होता है वो स्पष्टीकरण उसका एकदम सही से हो जाता है। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है ये क्या करता है? ये सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और व्याख्यात्मक तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए। किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, आनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया? पी.ए. सोरोकिन, अगस्त कॉम्ट, हार्वर्ड बेकर, इलेक्स इंकल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्स इंकल्स। देखिए, समाजशास्त्र के विषय वस्तु की रूपरेखा बनाने के लिए इलेक्स इंकल ने 3 पथ बताए थे, ऐतिहासिक, आनुभविक और विश्लेषणात्मक। और देखिए, जो इलेक्स इंकल्स थे इन्होंने समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के रूप में संस्था और सामाजिक संबंधों के अध्ययन को भी सम्मिलित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा? दुर्खीम, ड्यूमा, मैक्स वेबर, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। समाजों का वर्गीकरण एशियाई समाज में किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। देखिए, कार्ल मार्क्स की जो एक पुस्तक थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और एक इनकी और पुस्तक थी प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉर्मेशन, इसमें इन्होंने उत्पादन के तरीकों के 4 स्तरों की चर्चा की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि एशियाई, पुरातन, सामंती और पूंजीवादी 4 तरह के समाज होते हैं जिनका उद्विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसने कहा कि समाज संतुलन की एक व्यवस्था है? मैक्स वेबर, C.H. कूले, पी.ए. सोरोकिन, वी पेरेटो। तो इसका राइट आंसर होगा समाज संतुलन की एक व्यवस्था है। किसने कहा था? ये कहा था पेरेटो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट नाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पूछा है समुदाय से संबंधित नहीं है। तो समुदाय की जो विशेषता होती है वो विशिष्ट उद्देश्य किसकी विशेषता है? ये समिति की विशेषता है, समुदाय की विशेषता नहीं है। बाकी समुदाय में हमारा व्यापक उद्देश्य यानी सामान्य उद्देश्य होता है, सामान्य नियम भी होता है और एक विशिष्ट नाम होता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। और समुदाय में हम की भावना होती है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है इसका। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है? ये समिति की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए।
संस्थाओं के उद्विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। संस्थाओं का उद्विकास पूछा है, मतलब इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। विचार, समूह की आदतें, व्यक्तित्व, संरचना। तो संस्थाओं के उद्विकास में इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। देखिए समुदाय का संस्था का जो विकास होता है इसमें व्यक्तित्व का कोई खास महत्व नहीं है, बल्कि जो विचार है, मतलब संस्था का विकास कहाँ होगा, संस्था जो होता है उसमें हमारा विचार होता है। यानी कहने का मतलब कि एक संस्था जो होती है इसका उद्विकास कैसे होता है, यानी ये संस्था कैसे बनती है क्रम से। तो देखिए सबसे पहले संस्था में क्या होता है, संस्था में विचार सबसे पहले होना ज़रूरी है, और फिर जो ये हमारे विचार होते हैं ये धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाती हैं। फिर जब ये आदतें बन जाती हैं तो कई लोगों की आदतें बन जाती हैं तो इसको हम जनरीतियाँ बोलते हैं, यानी लोगों की एक रीति बन जाती है। फिर उसके बाद ये सारे के सारे मिल करके क्या करते हैं, एक प्रथा का निर्माण करते हैं, और प्रथा लोकाचार का रूप धारण तब करती है जब प्रथाओं में नैतिक अनैतिक की भावना जुड़ जाती है, तो वो लोकाचार हो जाता है। यानी जो प्रथा होती है लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो लोग प्रथा को मतलब माने, लेकिन जब प्रथा में नैतिक अनैतिक समाज कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो लोकाचार बन जाता है। और लोकाचार बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी होता है, मतलब लोकाचार का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये पूरे समाज में, मतलब समाज के जो सदस्य हैं उनके द्वारा मान्य होता है। उसके बाद लोकाचार जो होता है ये बाद में हमारा संस्था का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार संस्था का जो है उद्विकास होता है, और इसमें व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं, यानी संस्था के उद्विकास में विचार, समूह की आदतें, संरचना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है। ऐच्छिक सदस्यता, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक स्थायी, तो एक अमूर्त व्यवस्था। तो संस्था की विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक सदस्यता। देखिए संस्था जो होती है हमारी, संस्था में हमारे मतलब सदस्यता का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि संस्था जो होती है वो नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। यानी जैसे विवाह है, ये क्या है, हमारी एक संस्था है। परिवार, ये भी हमारी एक संस्था है, इसके माध्यम से मनुष्य का सामाजिकरण होता है। तो जो हमारी समिति और समुदाय ये सारे हैं, तो इनका जो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य जिन आधारों के साथ पूरी की जाती हैं, मतलब जिनके माध्यम से पूरी की जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको संस्था बोलते हैं। यानी नियमों कार्य प्रणालियों की जो व्यवस्था होती है उसको हम संस्था बोलते हैं। और संस्था में सदस्यता, मतलब ऐच्छिक सदस्यता का कोई मतलब नहीं होता है। संस्था जो होती है वो उसमें सुपरिभाषित उद्देश्य होता है, स्थायित्व होता है। ये संस्था एक अमूर्त नियमों की व्यवस्था है, तो इसे हम देख तो सकते नहीं हैं, तो ये एक अमूर्त व्यवस्था होती है। इसके अलावा देखिए संस्था की जो विशेषताएं हैं वो है कि संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य करना। उसके बाद है अधिक स्थायित्व, इसमें स्थायित्व होता है, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। फिर सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, इसके कुछ प्रतीक होते हैं, परंपरा होती है, और इसमें विचार होता है, संरचना, अभिमति एवं अधिकार, विरासत। तो ये सारी चीज़ें क्या है, संस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। टालकट पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, आर.के. मर्टन, एम.एफ. निमकॉफ। तो देखिए परिस्थिति एवं भूमिका की बात किसने की थी, या संदर्भ समूह की बात किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन ने परिस्थिति एवं भूमिका की बात की थी, संदर्भ समूह की अवधारणा इन्होंने दिया था, और ये संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य से भी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आर.के. मर्टन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों में किसने अंतर प्रस्तुत किया। परिस्थिति और संविदा के आधार पर टॉनीज, दुर्खीम, मेने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेने। देखिए ये मैने नहीं है, ये सर हेनरी मेन है, ये गलत हो गया है, यहाँ पे मेन होगा, यानी जो सर हेनरी मेन थे उनका नाम लिखा हुआ है। तो परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों में इन्होंने अंतर प्रस्तुत किया। देखिए सर हेनरी मैन जो है, इन्होंने समाज को दो आधारों पे बांटा था। इन्होंने एक बताया था परिस्थिति समाज, और दूसरा इन्होंने बताया था संविदा समाज। इन्होंने कहा कि जो परिस्थिति समाज होता है, परिस्थिति समाज में प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। यानी देखिए जैसे ग्रामीण समाज, सरल समाज, और जो भारतीय जाति है ये क्या है, ये सारे के सारे सरल हैं।
और ग्रामीण समाज सरल समाज तथा भारतीय जाति आधारित समाज को परिस्थिति समाज माना जाता है, और जबकि अर्जित परिस्थिति के महत्व वाला समाज संविदा समाज होता है। इनका कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण समाज है ये क्या है हमारा, ये हमारा सरल समाज होता है, और यानी कहने का मतलब जो परिस्थिति समाज है इसमें प्रदत्त परिस्थिति का अधिक महत्व होता है। जैसे जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था क्या है, ये हमारा प्रदत्त परिस्थिति है, यानी जन्म से हमें प्राप्त होता है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, ये एक बंद व्यवस्था होती है। जबकि हमारा जो संविदा समाज है इसमें क्या होता है, इसमें अर्जित जो परिस्थिति होती है उसका महत्व होता है। तो जो सर हेनरी मैन थे इन्होंने 2 वर्गों में बांटा था, परिस्थिति एवं संविदा समाज। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है कहलाता है प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, भूमिका ग्रहण, परिस्थिति पुंज। क्वेश्चन देखिए, वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी जो हम अर्जित करते हैं, जो मतलब जन्मजात जो नहीं होता है, जिसको हम अर्जित करते हैं अपने रुचि के अनुसार, मतलब प्रतिस्पर्धा करके, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अर्जित परिस्थिति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और देखिए, ये प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात किसने की थी, राल्फ लिंटन ने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा था। इन्होंने अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में इसको बांटा था। इन्होंने कहा था कि वे पद जो व्यक्ति को जन्म तथा समाज के द्वारा प्राप्त होते हैं वो प्रदत्त परिस्थिति होते हैं, और इसके अलावा जो हमारी इच्छाओं या योग्यताओं या प्रतिस्पर्धा के द्वारा हम प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, वो हमारा अर्जित परिस्थिति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन, एस.एफ. नाटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर.के. मर्टन। तो भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा, तो इसका आंसर है आर.के. मर्टन। देखिए, आर.के. मर्टन जो थे, इनके अनुसार जब व्यक्ति की एक स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, जो उसकी स्थिति का समुच्चय होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। और इन्होंने कहा कि क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसकी जितनी ज़्यादा स्थितियाँ होती हैं उतनी ही उसकी भूमिकाएं भी होती हैं, और इसी को राल्फ लिंटन ने क्या कहा, भूमिका संकुल कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, आर.के. मर्टन, एस.एफ. नाडेल, टालकट पार्सन्स, राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर.के. मर्टन। देखिए, आर.के. मर्टन ने परिस्थिति संकुल, भूमिका संकुल, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा दी थी, और इन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति द्वारा उत्तरोत्तर क्रम में धारण की गई परिस्थितियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, परिस्थिति अनुक्रम कहते हैं। यानी एक के बाद जो व्यक्ति परिस्थिति धारण करता है तो उसी को उन्होंने परिस्थिति अनुक्रम कहा था, यानी क्रम में, मतलब कंटिन्यू किसी क्रम में, मतलब होता है जैसे कि लोग परिस्थिति धारण करते हैं, यानी एक व्यक्ति, एक भाई है, एक पिता है, उसके बाद एक टीचर है, तो ये क्या हुआ, एक क्रम से उसकी परिस्थितियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो ये एक परिस्थिति अनुक्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भूमिका निर्माण टर्नर, भूमिका ग्रहण मीट, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिका दूरी। भूमिका दूरी सोरोकिन ने नहीं, भूमिका दूरी गारफिंकल ने गॉफमैन ने दिया था भूमिका दूरी की अवधारणा। और इसके अलावा देखिए, भूमिका निर्माण ये टर्नर ने दिया था, भूमिका ग्रहण मीड, और भूमिका पुंज की बात की थी मर्टन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन हमारा है, परिस्थिति की उत्तरजीविता के लिए भूमिका निर्वहन आवश्यक है। कारण है क्योंकि भूमिका एवं परिस्थिति अंतः संबंधित है। तो इसका आंसर देना है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, यानी परिस्थिति की उत्तरजीविता के लिए भूमिका निर्वहन आवश्यक है।
क्योंकि परिस्थिति का कोई मतलब नहीं है जब तक कि लोग अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे। कोई भी हमारी परिस्थिति है, कोई एक पिता है, अगर वो अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो उसे पिता नहीं कहा जा सकता है। या मान लीजिए कोई अध्यापक है तो उसकी परिस्थिति क्या है, एक अध्यापक की है, लेकिन अगर वो पढ़ाएगा नहीं तो अपनी भूमिका निभाएगा नहीं तो उसे हम अध्यापक कैसे कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि भूमिका एवं परिस्थिति अंतर संबंधित है और भूमिका एवं परिस्थिति दोनों एक अंतर संबंधित हैं, यानी किसी एक के बिना किसी एक का काम नहीं चल सकता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भूमिकाओं को दो श्रेणियों पार्श्वमंच भूमिका एवं अग्रमंच भूमिका में किसने वर्गीकृत किया? सूर्य, गारफिंकल, गॉफमैन, बर्गर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉफमैन। देखिए, एर्विंग गॉफमैन ने भूमिकाओं को दो श्रेणियों में बांटा था, पार्श्वमंच भूमिका एवं अग्रमंच भूमिका। देखिए, इन्होंने कहा था कि जो ये पार्श्वमंच भूमिका होती है, ये जो मतलब मंच होता है उसके पीछे का जो दृश्य होता है वो होता है। यानी उन्होंने कहा था कि लोग क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में भूमिकाएं ही तो निभाते हैं। जिस तरीके से मंच पे लोग जाके कोई नाटक करते हैं या फिर भूमिका निभाते हैं, उसी तरीके से लोग अपने दैनिक जीवन में भी भूमिकाएं निभाते हैं, अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो पार्श्व मंच होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पर्दे के पीछे का मंच होता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने भूमिका जो निभाना होता है उसकी पूरी की पूरी तैयारी करते हैं, यानी जो उनको रोल करना होता है उसके लिए तैयारी करते हैं। और अग्रमंच होता है जब वो भूमिका को जाके वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, यानी जो हमारा मेन स्टेज होता है जहाँ जनता पब्लिक मतलब आपको देखती है, आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा अग्रमंच होता है। और ये सारी की सारी बातें एर्विंग गॉफमैन ने अपने अभिनय शास्त्री उपागम जो उन्होंने दिया हुआ था उसमें उन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? सोरोकिन, आगबन, गिलिन, मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोकिन। आदर्शात्मक संस्कृति की बात किसने की थी? सोरोकिन ने। देखिए, सोरोकिन की एक पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, इसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या की थी और इसी में उन्होंने बताया था कि इसके जो हैं 3 भाग हैं, आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारक। कथन ये है, 2 वर्गों में संघर्ष असंभावी है। कारण है, विरोधियों में संघर्ष विकास है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? देखिए, दो वर्गों में संघर्ष असंभावी है। हाँ, 2 वर्ग जहाँ हो जाते हैं किसी समाज में तो उनमें संघर्ष तो होना स्वाभाविक सी बात है। दूसरा हमारा कारण दिया हुआ है क्योंकि विरोधियों में संघर्ष विकास है। तो ऐसा तो है नहीं कि विरोधियों में संघर्ष हो रहा है तो उनका विकास हो रहा है, बल्कि उनका विघटन हो रहा है। संघर्ष क्या होता है? समाज का विघटन होता है, तो इसीलिए कारण जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बाह्य एवं आंतरिक रूप में वर्गीकृत किया? किंग्सले डेविस, W.F. आगबन, R.M. मैकाइवर, टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, W.F. आगबन। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बाह्य एवं आंतरिक रूप में, तो ये आगबन ने बताया था। इन्होंने कहा था कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसके जो स्रोत होते हैं, यानी बाह्य परिवर्तन भी होता है और आंतरिक परिवर्तन भी होता है, और कभी कभी आंतरिक परिवर्तन जो होता है वो बाह्य परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसका मत है? यह मत किसने व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है? वर्ग स्थिति की बात यहाँ हो रही है। वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है? टी.बी. बाटोमोर, लुइस अल्थ्यूजर, जायरस बनाजी, ए.वी. चाइनाओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस अल्थ्यूजर। देखिए, लुइस अल्थ्यूजर के अनुसार वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि सामाजिक संरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सोरोकिन, पेरेटो, स्पेंसर, आगबन, और इनके सिद्धांत दिए हुए हैं। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। तो देखिए, इसको हम सबसे पहले मिलाते हैं। सोरोकिन का कौन सा सिद्धांत है?
तो सोरेक इनका सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, तो इसका हो जाएगा ए का 2। फिर पेरेटो का सिद्धांत है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत, तो इनका हो जाएगा 1 सी सॉरी पेरेटो का हो जाएगा बी का 1। उसके बाद स्पेंसर का है सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन, तो सी का 3 हो जाएगा। फिर आगमन का है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक संस्कृतिकरण का उदाहरण नहीं है? नंबूदरियों में विवाह का ब्रह्म स्वरूप, क्षत्रियों में सप्तपदी, कर्नाटक की कृषक जाति में सप्तपदी, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। संस्कृतिकरण का उदाहरण है पूछ रहा है, कौन से एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। देखिए सबसे पहले जो संस्कृतिकरण है, ये संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी एम.एन. श्रीनिवास ने। इनके अनुसार संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया थी वो यानी कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति समूह होता है, वो उच्च अथवा जो द्विज जाति होती है ब्राह्मण क्षत्रिय, तो उनका क्या करता है, उनका अनुसरण करता है, यानी उनका नकल करता है। उनकी प्रथाओं का, उनके संस्कारों विचारों या उनकी जो जीवन शैली होती है उसका वो नकल करता है, मतलब उनकी तरफ बनने की सोचता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, संस्कृतिकरण बोलते हैं। तो संस्कृतिकरण वर्तमान नायरों में एक विवाह की जो प्रथा है ये कहीं ना कहीं ये संस्कृतिकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? संस्कृति का तत्व नहीं है प्रतीक, भाषा, आदर्श, मानक, स्तरीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तरीकरण। देखिए स्तरीकरण क्या है, ये समाज का एक ऊंच और नीच का जो ऊंची और नीची की जो भावना होती है वो होता है, मतलब विभाजन होता है समाज का। प्रतीक, भाषा, आदर्श, मानक ये सारे हमारे संस्कृति के तत्व हैं, और स्तरीकरण क्या होता है, ये अलग है इन सबसे। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारक दिया हुआ है, संस्कृति की प्रकृति परिवर्तनशील है क्योंकि सभी जीवन का विधान परिवर्तन है। देखिए संस्कृति की प्रकृति परिवर्तनशील है, ये तो सही है, क्योंकि सभी जीवन का विधान परिवर्तन है, ये भी सही है। यानी मतलब जो जीवन है ये तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये एक जैसे तो रहता नहीं, ये बदलता रहता है, तो दोनों कथन सही हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, लेविस कोजर, राल्फ डेरेनडार्फ, टी.एन. कार्वर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासीय थे, ये क्या कहते हैं, डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बाकी उसके बाद जो लेविस कोजर है, राल्फ डेरेनडार्फ है, ये सारे क्या थे, हमारे संघर्षवादी थे, और लेविस कोजर हमारे, इनको प्रकारवादी संघर्षवादी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि सजातीयता को विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है, यानी सजातीयता से विजातीयता जो होता है ये प्रस्थान क्या होता है, प्रगति का सार्वभौमिक नियम है। इसका ऑप्शन है अगस्त काउंट, चार्ल्स डार्विन, एमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने उद्विकासी सिद्धांत में इन्होंने बताया था, जो समाज का इन्होंने उद्विकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसमें इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य होता है, जिस प्रकार ये मनुष्य सजातीयता से विजातीयता की ओर जाता है, उसी तरह से हमारा समाज होता है, ये भी सजातीयता से, यानी पहले मतलब संबंध सभी एक जैसे होते हैं, यानी जब कोई चीज़ स्टार्टिंग से होती है तो सभी सजातीयता उनमें पाई जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उनमें जब क्रमिक विकास होता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने बताया था कि प्रगति का सार्वभौमिक नियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? सहयोगात्मक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। तो इसमें से सहयोग, संघर्ष, सात्मीकरण ये हमारे सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा क्या है, ये हमारा संघर्ष, हाँ, सहयोग और सात्मीकरण हमारे जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हमारे क्या हैं, ये मतलब जो प्रतिकूल होते हैं सहयोगी प्रक्रियाएं वो होती हैं, सहयोगी प्रक्रिया नहीं, जो प्रतिकूल होते हैं, समाज के खिलाफ होते हैं, वो होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। तो 1 और 4 इसका सही आंसर होगा।
कहने का मतलब है कि जो सामाजिक प्रक्रिया होती है ये मतलब मेन दो प्रकार की होती है, सहयोगात्मक और विघटनात्मक। और सहयोगात्मक जो सामाजिक प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, इसमें सहयोग, समायोजन, आत्मसात्मीकरण, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो हमारा विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया होता है इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, संघर्ष, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में वर्ग संघर्ष का विचार किसने प्रतिपादित किया? जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर, ए.आर. देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष की अवधारणा से कौन संबंधित है? सबसे पहले कार्ल मार्क्स हैं। देखिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा को कार्ल मार्क्स ने इनकी एक जो पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, इसी में इन्होंने दिया था वर्ग संघर्ष की अवधारणा। इनके अनुसार ऐसे व्यक्तियों के समूहों में हिंसात्मक विरोध को वर्ग संघर्ष माना जाता है जो न्यूनाधिक मात्रा में स्थायी रूप से संबंधित होते हैं और जिन्हें सार्वजनिक रूप से उनके प्रशिक्षण सुविधाओं तथा परिस्थिति के आधार पर भिन्न माना जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसे समूहों की भिन्नता जो होती है वो अनुभव, धन संपदा, शिक्षा, राजनीतिक प्रभाव, जीवन शैली, आराम तथा सौंदर्यात्मक रूप आदि में देखने को मिल सकती है। तो इन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिया हुआ था। इन्होंने बताया था कि जो वर्ग संघर्ष होता है, यानी ये जो वर्ग होता है ये हर समाज में होता है और इसका मेन कारण जो होता है वो होता है आर्थिक निर्धारणवाद। मतलब इन्होंने बताया कि जो भी संघर्ष होता है किसी भी समाज में दो वर्गों के बीच, उसका मेन रीजन क्या है, वो अर्थव्यवस्था है। यानी जो आर्थिक उनमें भेदभाव होता है उसी के आधार पर वर्ग संघर्ष होता है। और इन्होंने दो वर्ग बताए थे, पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के प्रसारवादी सिद्धांत से संबंधित है? अगस्त कौंत, टालकट पार्सन्स, मैकक्लीलैंड, डेनियल लर्नर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल लर्नर। देखिए, डेनियल लर्नर प्रसारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। और इसके अलावा जो प्रसारवादी कुछ विचारक हैं जैसे एंकरमैन हैं, स्मिथ हो गए, इलियट पेरी, और इसके अलावा एक दो हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रसारवादी सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक समूहों के किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? यानी द्वितीयक समूह जो होते हैं उनमें किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, आमने सामने के संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि द्वितीयक समूह है। औपचारिक संबंध पाया जाता है इनमें, और जो हमारा प्राथमिक समूह होता है उसमें अनौपचारिक संबंध पाया जाता है, आमने सामने का संबंध। और जो द्वितीयक समूह होते हैं इसमें औपचारिक संबंध होते हैं और इसमें घनिष्ठता का अभाव होता है। द्वितीयक संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता है और संपर्क जो होता है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी होता है। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूहों की अपेक्षा बड़ा होता है और अधिक औपचारिक होता है और विशेषीकृत होता है, और इसके अलावा अस्थायीकृत भी होता है। यानी इसमें जो हित होता है, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होता है, वो जब पूरे हो जाते हैं तो ये जो समूह होता है द्वितीयक समूह, ये टूट भी सकता है और लोग मतलब इससे अलग भी हो जाते हैं, तो ये अस्थायी प्रकार का होता है। तो आज की हमारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम डेली मॉक टेस्ट करेंगे प्रैक्टिस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।